चैप्टर चल रहा है। टिल नाउ वी हैव डिस्कस मैटर क्या होता है, फिर हमने मैटर की जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जो कमो बेश हर एक में पाई जाती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन बताई थी आपको। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, मैंने देखो डेफिनेशन देना आसान है, याद करो। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सॉलिड स्टेट, उसके बाद लिक्विड, समझ में आ गई बात ये, और फिर गैस। अब ये जो है इसका था, मैं सॉलिड से लिक्विड आ रहा है तो हम मेल्टिंग बोलते हैं, और अगर इट इज इन वेरी हाई टेम्परेचर तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड से हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वेपोराइजेशन। ये दो तरह से होता है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये दो अलग अलग प्रोसेस है, काम एक ही हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। बल्क में हो और बॉइलिंग पॉइंट पे हो, अगर प्योर सब्सटेंस को बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स। जब हम बॉइलिंग पॉइंट के हैं किसी चीज का तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं वो प्योर है। अगर वो इम्प्योर है तो हमें नहीं पता बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी के साथ चेंज होती है। कितनी चेंज होगी वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी पे। ये बात समझ में आ गई? तो उसको हम लिस्ट बना के नहीं कह सकते जी इम्प्योर है तो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा। वी डोंट नो व्हाट इज द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। लेकिन अगर प्योर है, जैसे प्योर वाटर है, क्या करता है बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में जो प्रेशर होता है किसी लिक्विड के ऊपर वो भी काउंट करता है। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बिल्कुल मिसाल देके समझाया था कि आप गेट से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ, आप कम एनर्जी से बाहर निकलेंगे, तो कोई रोकने वाला खड़ा होगा, आपको बाहर नहीं आने देगा, तो यू हैव टू अप्लाई लार्जर एनर्जी। तो अगर प्रेशर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो अब ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अभी आप पढ़ेंगे आगे चलिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तब एनर्जी उतनी हो पाएगी जिससे कि बाहर निकल सके। और प्रेशर कम हो गया तो एनर्जी कम चाहिए। पहले फिजिक्स की किताब में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें दिखाया गया था कि वाटर का अगर प्रेशर बहुत कम कर दे तो 65 डिग्री पे भी बॉइल हो सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बॉइल कितने का होता है, 100 के। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये होगा कि सी लेवल के ऊपर, सी लेवल के प्रेशर को हम नॉर्मल प्रेशर मानते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, उसकी वैल्यू भी आपको याद करनी होगी, आगे चल के आएगी। उसको हम नॉर्मल प्रेशर मानते हैं। समझ में आई बात? नॉर्मल टेम्परेचर जिसे कहते हैं, वो ये टेम्परेचर नहीं जो रूम का है, वो 0 डिग्री क्या नाम है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगी। लिक्विड से हम गैस में आ गए तो वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आएंगे तो कंडेंसेशन। ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि कैसे डिफाइन करते हैं, कि प्रोसेस कह के जो हो रहा है वो होता तो the process of changing a gas into liquid is known as condensation। बस पता, इसको याद करना मुश्किल नहीं है। जो मेन वर्ड है ये प्रोसेस है, उन प्रोसेस में क्या हो रहा है वो बता तो डेफिनेशन बन जाएगी। और ये जो था गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, ये सब्लिमेशन था। ये दोनों तरफ से सब्लिमेशन है, यानी दोनों जगह सब्लिमेशन। जो चीज सब्लाइम कर सकती है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में डायरेक्ट आ सकती है, उसे सब्लिमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। आपने मिसालें देखी हुई है, क्या क्या थी? एमोनियम क्लोराइड था, जैसे नोसाजर कहते हैं, नेपथिलीन था। मैंने आपको कहा था ड्राई आइस, ड्राई आइस सब्लिमेबल है। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं।
बाकी चीजों में सॉलिड हो या गैस हो, दोनों तरह से वो सब्लिमेबल है। इसलिए हम अमोनियम क्लोराइड का नाम बोले, चाहे वो सॉलिड हो तब भी वो हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, और अगर वो गैस है तो ठंडा होके सॉलिड बन जाएगा। तो वहां अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, स्टेट बोलने की जरूरत। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ से है सब्लिमेबल, दूसरी तरफ से नहीं है। कब सब्लिमेबल है? जब वो सॉलिड है, तब हीट करेंगे तो वो अपने आप कहाँ जाएगा? वो गैस बन जाएगा। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आइस जैसा लगता है, और चूंकि वो गीला नहीं करता नॉर्मल आइस की तरह, इसलिए उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। अब ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेबल बहुत अच्छा जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेबल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, फिर तो वो भी आ जाएगी उसके अंदर। जबकि गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सॉलिड बनाना हो तो आपको ठंडा करेंगे प्रेशर के अंदर, अंडर हाई प्रेशर ठंडा होगी, पहले वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ठंडा करेंगे तब सॉलिड बनेगी। यानी जो गैस टू सॉलिड है उसमें दो जगह से दो स्टेशन आ रहे हैं, पहला स्टेशन लिक्विड का आ रहा है, दूसरा स्टेशन सॉलिड का। और सॉलिड टू गैस है तो उसमें डायरेक्ट है, तो बीच में कोई क्या नाम है और स्टेज नहीं आ रहा। यू भी सब्लिमेशन है और ऊपर जाए तब भी सब्लिमेशन। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो मैंने इसलिए चार्ट बना दिया कि आपको याद रहे। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद एक तो मुझे बताना है आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। एक मुझे आपने वर्ड सुना लेटेंट हीट, उसमें काफी सारे सवाल है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएंगे, वो टीचर्स को भी क्लियर नहीं होगी। लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट है वो अक्सर मैंने देखा टीचर्स भी जो है वो रख के पढ़ाते हैं, उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आप ध्यान से समझ के उसे करेंगे। तो जो चीजें मैं आज कराऊंगा आपको उसमें ये डेफिनेशन, ये रिवीजन तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं उसमें लूंगा स्टेट ऑफ मैटर, नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर, कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? कॉमन स्टेट ऑफ मैटर 3 है। देखो सही है, कौन कौन सी है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बिल्कुल सही। इनको कॉमन इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत नहीं है। अब इनके सॉलिड स्टेट में जब कोई चीज होती है तो उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, और लिक्विड में होता है तो कुछ और प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, गैस होता है तो और उसकी प्रॉपर्टीज में और चेंज आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम रहती है, सब्सटेंस सेम है। बात हो रही है कौन सी प्रॉपर्टीज की? फिजिक्स की। वो हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की मेन प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की क्या है और गैस की क्या है। अंडर स्पेशल कंडीशन, 2 कंडीशंस और साइंटिस्ट ने इनको करी स्टेट। एक को प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा जो है वो सितारों जितने भी स्टार्स हैं उन सब में मैटर प्लाज्मा की फॉर्म में, और दूसरी स्टेट थी बोस आइंस्टाइन स्टेट अंडर स्पेशल कंडीशन। पहले कंडीशन मतलब हम जो बाकी, अब इसमें फर्क क्या है, फर्क समझ लो। सॉलिड, लिक्विड और गैस जिन पार्टिकल से बना है उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं या एटम बोलते हैं। अगर वो एलिमेंट है तो एटम भी होगा, और अगर वो कंबाइन करके दूसरे एटम से मिलकर बना है तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मतलब एलिमेंट जो है या सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। और एलिमेंट और मॉलिक्यूल वर्ड जब हम बोलेंगे एटम या मॉलिक्यूल, दिमाग में बिठा लो, इसका मतलब है क्या नाम है, नॉन चार्जेबल पार्टिकल, द पार्टिकल विच डू नॉट हैव चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल। एटम न्यूट्रल पार्टिकल को कहते हैं। क्या डेफिनेशन है वो आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल न्यूट्रल पार्टिकल को कहते हैं। अगर उसमें चार्ज आ जाए तो या तो उसको चार्ज एटम बोलेंगे, या तो उसको चार्ज एटम बोलेंगे या उसको आयन बोलेंगे। पार्टिकल पे अगर चार्ज आ जाए एटम या मॉलिक्यूल पे, या तो चार्ज मॉलिक्यूल बोलेंगे या चार्ज एटम बोलेंगे। खाली एटम बोलेंगे इसका मतलब है वो न्यूट्रल है। यहां में बिठा लो, बहुत ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब उसमें चार्ज आ गया तो अब वो एटम नहीं रहा, अब उसमें एक नई प्रॉपर्टी आ गई, नई क्वालिटी आ गई, तो उसको या तो हम बोलेंगे चार्ज एटम
क्या बोलेंगे? आयन। जो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बनता है। पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन बोलते हैं। आगे आएगा कैटाइन या एनाइन। तो जब हम एलिमेंट की नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं तो वो जिन पार्टिकल से बनी है वो चार्ज नहीं है। अगर वो चार्ज आ गया उनमें तो फिर हम उनको क्या नाम है, नॉर्मल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस में उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे प्लाज्मा जो है, इट इज ए स्टेट इन विच all atoms, the particles are in the form of charged particles, the form of ions. It is a mixture of highly mixture of particles which are moving with very high speed, and they consist of electron and charge atom. Charge electron और उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम क्या नाम है, जिसे कहना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो बचे हुआ हिस्सा जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है, उसको हम चार्ज एटम बोलेंगे। न्यूक्लियस अब्जॉर्बरी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, इलेक्ट्रॉन 16 थे और एक अलग हो गया तो 15 तो अभी मौजूद है ना, तो उसको चार्ज आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ग्रुप पार्टिकल्स which are moving with very high speed, they consist of electrons and ions. अब आयन में पॉजिटिव हो सकते हैं और जितने भी स्टार्स हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो अनचार्ज नहीं होते, क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर ही है, उसके साथ ही मूव कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे हुए पार्टिकल को न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। न्यूक्लियस तो जब कहेंगे जब खाली हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खाली प्रोटॉन बचा न्यूक्लियस। बाकी इससे को हम चार्ज एटम बोलेंगे या आयन बोलेंगे, चार्ज एटम या आयन। तो जितने स्टार्स हैं ये आयन्स के बने और इसमें साथ में, और जिस पार्टिकल जैसे सूरज है तो सूरज के अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ आयन्स मेड ऑफ हीलियम एटम्स और हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स। और इन सारे स्टार्स के अंदर दे आर मूविंग इन वेरी हाई स्पीड। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो अलग एक चैप्टर है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट वाला गैसियस स्टेट नहीं है। अगर गैसियस स्टेट होती तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम आयन नहीं कहते, वो नॉर्मल पार्टिकल होते, उनपे कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको एक नया नाम दिया प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो स्टेट आती है किन कंडीशन में पैदा होती है, वो कंडीशन होंगे तभी वो आयन्स में बदलेगा, और वो कंडीशन नहीं होंगे तो आयन्स में नहीं बदलेगा। तो इसलिए ये नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर नहीं कहलाता। तो ये नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर आम हालात में जो होती है जिसमें कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। इसी तरह वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे जो एटम या मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं। इसका बिल्कुल कोर्स में नहीं है क्योंकि इसकी डिटेल नहीं दे रखी है, डिटेल नहीं दे रखी है। उसको फिर एटम नहीं कहते क्योंकि उनका वो बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया। वेरी वेरी कंडीशन क्या है उसमें, प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हजारों गुना ज्यादा। समझ में आई बात? उतना प्रेशर किसी हाथी पे पड़ेगा तो वो प्लेन हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हजारों गुना ज्यादा प्रेशर, और टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, माइनस में टेम्परेचर। तब वो इस नई स्टेट आती है क्योंकि उस स्टेट में जब एटम पहुंचता है तो उसका वो आम जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहता। अब वो नई चीज बन गई तो उसको बोर्स-आइंस्टाइन स्टेट कहते हैं, क्योंकि वो जो स्टेट थी वो अब तो मतलब बना ली गई है, मतलब ये डिस्कवर की गई थी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक उससे रिसर्च से। ये आइंस्टाइन ने और इंडियन साइंटिस्ट थे बोस, उन्होंने ये स्टेट निकाली थी, इसलिए इसको दोनों के नाम से पुकारा जाता है। समझ में आए? बल्कि आप पढ़ेंगे कुछ जगहों पे एक स्टेट और भी दे रखी है, उसे न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन स्टार में इतना हाई प्रेशर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर घुस जाते हैं, प्रोटॉन से मिल जाते हैं और वो सारा न्यूट्रल हो जाता है। कुछ कहते हैं ये अलग स्टेट है, यानी ये दो स्टेट को कहीं अलग
3 5 हो गए ना टोटल, ये 2 प्लाज्मा और कौन सी बोस-आइंस्टाइन स्टेट। अब न्यूट्रॉन और स्टार की शक्ल में जब वो चीज आती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके पूरा का पूरा मास जो है न्यूट्रॉन बन जाता है। क्योंकि एटम जब हम कह रहे हैं इसका मतलब उसका एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी में न्यूट्रॉन भी है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से वो मूव करना है। जब हम एटम कहते हैं तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब जब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन गया तो अब वो जो पोजीशन थी जो एटम में होनी चाहिए वो नहीं रही। तो ये न्यूट्रॉन स्टार में होता है। जो आप अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, आसमान के सितारों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके जिस तेजी से ये गुजरता है, समझ में आया। फिर उसकी एक आगे की स्टेज होती है, मैं वहां नहीं जा रहा तो उसका हमारा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, उसे ब्लैक होल बोलते हैं और उसका जिक्र कुरान में भी, समझ में आया। यानी उसका जो एक दाना होता है लूडो के बराबर, जो दाना लूडो देखा है तो उसका जो दाना होता है डाइस जिसे बोलते हैं, उतना बड़ा दाना जो है उसका वजन सूरज से भी ज्यादा होता है। बट यू विल लर्न अबाउट इट व्हेन यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और सूरह वाक़िया में इसका एक जगह जिक्र है। समझ में आई बात की? यानी कुरान जो है वो चैलेंज करता है इसकी कोई भी चीज गलत साबित करके दिखा दो। वो गलत इसलिए नहीं हो सकती कि अल्लाह की तरफ से उतारा गया। अल्लाह जो इस कायनात के बनाने वाले हैं, हर चीज के बनाने वाले अल्लाह, एटम को भी मॉलिक्यूल को भी अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह से ज्यादा कौन जानेगा। जब अल्लाह कोई चीज बताएंगे तो उसमें गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं। हमारे समझने में गलती हो सकती है और हम गलतियां करते हैं समझने में। हम समझते हैं अपनी अकल के हिसाब से, अपने देखने के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, जबकि वो गलती हो सकती है। लेकिन वो जो बात वहां लिखी है वो 100% सही है। हमने अगर समझने में गलती की तो गलती हमारी है, कुरान की नहीं। बहुत सारी बातें अब क्लियर हो गई। पहले लोग किसी और ढंग से समझते थे, आज जब वो साइंस का राज खुले और साइंस ने लोग तरक्की करी और लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो बहुत सारी कुरान की लफ्जों के मायने जो हैं वो आज ज्यादा बेटर समझ में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ ये लफ्ज के यही मायने हैं, यही इससे मतलब निकलता है। और मायने निकलते भी वही है, लेकिन पहले वो मायने इसलिए लिए गए थे कि उतनी नॉलेज नहीं थी, उतनी नॉलेज नहीं थी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कहने का मतलब कि ये जिक्र है। तो हमने देखा कि 3 स्टेट तो नॉर्मल है, कॉमन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड के अंदर जब कोई चीज होती है, पहली बात तो ये एटम या मॉलिक्यूल से बनी है। जब हम एटम मॉलिक्यूल कह रहे हैं उसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल। हम कहिए सॉलिड जो है वो आयन से बना है, समझ में आ गई बात। तो आयन जो जब में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, क्योंकि आयन में बदलने के बाद पहली बात तो छोटे पीरियड के लिए कुछ एटम आप आयन में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके, सारे नहीं बदलते है ना। लेकिन जो आपका आपने देखा होगा बिजली को जो अपनी कलर्ड लाइट्स होती हैं उसके अंदर जो मैटर होता है, ब्लू कलर, रेड कलर, जो साइन बोर्ड होते हैं अलग अलग कलर की, वो बेसिकली उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस की शक्ल में है, उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। एटम मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहेंगे? देखने के हिसाब से वो गैस की शक्ल में हमें महसूस हो रहा है, लेकिन बेसिकली हम उसको गैस इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गैस का मतलब है एटम या मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल का मतलब है कोई चार्ज नहीं है, जबकि वो चार्ज पार्टिकल से बने। वो जो आपके साइन बोर्ड पे जो बल्ब लगे होते हैं अलग अलग कलर के, वो प्लाज्मा है। वो अलग, क्योंकि जो खुदा ने कुदरत रखी है कि अलग अलग मैटर जब प्लाज्मा में बदलता है तो कलर भी अलग तरह का देता है, कलर भी अलग, उससे पहचान भी होती है कि ये कलर है, ये कलर आ रहा है, इसका मतलब इसमें ये मैटर है। या बाकी साइंटिफिक रिसर्च में भी ये जो प्रॉपर्टीज यूज में लाई जाती है, लेवल में आप जाके पढ़ेंगे। समझ में आया? तो सॉलिड की जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि वो एटम और मॉलिक्यूल से बना है। दूसरा उसका वो जो होता है इट हैज ए डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। शेप डेफिनिट होगा, अपने आप नहीं बदलेगा शेप, रखे पता चला शेप बदल गया। सॉलिड में ऐसा नहीं होता। वजह कि सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो वो अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन आसानी से चेंज नहीं करते। दे हैव ए डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम
वॉल्यूम तो उसका फिक्स होता है कि टेबल है, जितना वॉल्यूम इसका आज एक निकलता है इतने परसों होगा, अपने आप नहीं बन गया। बात समझ में आया? ये सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी है, अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है अपने आप, समझ में आई? जैसे मिसाल के तौर पे गुब्बारे में आप हवा भरे तो वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन जो गुब्बारे का अपना वॉल्यूम है वो वही है, वो जो वॉल्यूम बढ़ा है वो हवा की वजह से बढ़ा है। गैस का जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से बढ़ा है। गैस का ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आपने एक पीतल की शीशी से एक ड्रॉप यहाँ डाल दी तो पूरे कमरे में करके खुशबू आ जाएगी, तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो पूरे कमरे में भर गए, जो मॉलिक्यूल पूरे कमरे में आ गए, तो अब उसका जो वॉल्यूम है वो पूरे कमरे के बराबर माना जाएगा जहां जहां वो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सॉलिड में ऐसा नहीं है, सॉलिड जहां है वहीं रहेगा। कोई भी चीज है, आपका पेन है तो वो उसी शेप में रहेगा, ये नहीं कि बैठे कमरे में जेब में रखा अपने आप बढ़ गया या अपने आप छोटा हो गया, ऐसा नहीं होगा। सॉलिड है डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। उनको उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, दबाना कि कितना दब सकते हैं, सॉलिड में वो बहुत कम होती है, बहुत कम। और जगह उसकी बड़ी सिंपल है, वजह उसकी क्यों कम होती है, तो बताएगा उसकी वजह क्या? स्पेस कम होता है, स्पेस नहीं होता तो बिल्कुल ही नहीं दब सकते हैं, तो दबते तो हैं लेकिन कम दबते क्योंकि जगह कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुर्सी वहां रखी है, आपने कहा इसको उसके करीब कर दो तो आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ ला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कुर्सी इसके साथ रखी है, मैं कहूँ इसको करीब कर दो तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। इतनी दूर से जब आप डिस्टेंस तो इतनी दूर तक वो प्रेस हो सकता है, यहाँ तक आएगा तब जाके वो कांटेक्ट में आएगा, और अगर यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो कम प्रेस होगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है, इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती। क्या होती है? मिनिमम सॉलिड्स के अंदर। फ्लूइडिटी कहते हैं बहने को, तो पानी डाल के कोई भी चीज जो बहे अपने आप चले, हवा जो है उसमें फ्लूइडिटी होती है, पानी डाल दो थोड़ी देर में बहने लगेगा, टेबल पे पानी डाल दो बहते हुए नीचे गिरने लगेगा। तो ये जो फ्लूइडिटी वाला पार्ट है ये सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल वर्ड में जानबूझ के यूज करो, समझ में आई बात? क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि जो थोड़ी बहुत फ्लूइडिटी होती है वो कहाँ होती है, वो कैसे होती है। हमारे हिसाब से हमें लगता है ये फ्लूइडिटी है नहीं, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में समझ में आया। आप जमीन की जो वो है क्या नाम है प्लेट्स हैं, जमीन की जो प्लेट्स हैं जिसके ऊपर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जिनको हम बोलते हैं, तो जमीन की जो प्लेट्स हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भी फ्लूइडिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो क्या प्रॉपर्टीज हो गई? डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लेस, फ्लूइडिटी इज आल्सो वेरी लेस। बात समझ में आया? इसके अपोजिट लिक्विड जो होता है उसका शेप तो डेफिनिट, सॉरी वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है लेकिन शेप डेफिनिट, क्योंकि मॉलिक्यूल में स्पेस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एडजस्ट कर लेते हैं जगह के हिसाब से। तो जिस डिब्बे में डालोगे उसी शेप उसी डिब्बे के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, वही शेप ले लेंगे। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें होते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपने बाजार से 1 लीटर दूध खरीदा मार्केट से, तो घर आते आते 2 लीटर हो जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा, अगर उसको नहीं पिया नहीं है तो नहीं रहेगा ना, तो वॉल्यूम तो नहीं रहेगा ना। आप 2 से सामान मंगाते हैं तो आप जो है 1 लीटर मंगा रहे हैं तो आपको पता है 1 लीटर की थैली इतनी बड़ी होती है, इससे इतनी भरी हुई होती है, अगर उससे कम निकलेगी तो आप कहोगे भाई कल गिर गया क्या हो गया, चेक करोगे क्योंकि आपको पता है इसका वॉल्यूम चेंज। तो लिक्विड का वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम इसलिए सेम होता है कि मॉलिक्यूल आपस में एडजस्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ के दूर नहीं जा सकते, फैल नहीं सकते, रीएडजस्ट हो सकते हैं। यानी इधर था वो फिसल के इधर आ गया, जगह उतनी घेरेगा, यहाँ था जितनी जगह यहाँ घेर रहा था, जब वो इधर आ गया तो यहाँ भी उतनी जगह घेरेगा। तो दे कैन रीएडजस्ट themselves according to the shape of the object, what is the container. तो डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप डेफिनेट नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और क्यों कम है? क्योंकि बताइए, क्योंकि उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा हो,
सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी जो कि दबाना कितना दब सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा है, तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होती है, एंड दैट वी कैन ओनली डिटरमाइन जस्ट सी विद है तो वेरी वेरी सेंसिटिव हो, क्या नाम है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मशीन होगी जिससे हम प्रेशर को नाप सकें, वॉल्यूम को नाप सकें। आसानी से हमें दबता हुआ नजर नहीं आएगा, तो कि हमारी आंखें उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, उसका अंदाजा नहीं कर पाएंगी कि ये भी दबा है बहुत। देखो, और गैस के मुकाबले गैस हैज नाइदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट, क्योंकि गैस को मॉलिक्यूल कंटीन्यूअस मोशन में, तो जितना उनको स्पेस मिलेगा मोशन की वजह से सब में फैल जाएंगे, जितनी भी स्पेस उनको मिल जाएगी। अब उनको इतनी स्पेस मिल जाएगी उतनी जगह फैल जाएंगे, तो जो ये स्पेस है इसका वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम है। अब कमरे में वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे, तो जो कमरे का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो आगे चल के जब गैस के ऊपर सवाल करेंगे तो उसमें किसी कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है, तो वो कंटेनर का वॉल्यूम तो है लेकिन वो गैस का वॉल्यूम भी है, तो उस कंटेनर में जो गैस है वो पूरे कंटेनर में फैली हुई है। आप बात समझ में आया? उसमें वो कहेगी कंटेनर का वॉल्यूम है, फिर सॉलिड का भी वही वॉल्यूम है, वो नहीं होगा। सॉलिड का वॉल्यूम जब होगा जब क्या नाम है पूरा कंटेनर उसी सॉलिड से बना है। अदरवाइज सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा हमें नहीं पता, कंटेनर में रखा है, अब कम डिब्बे के अंदर आप बैठना हुआ डिब्बा है, उसमें कॉइन डाल दें तो कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, बहुत थोड़ा सा, और डिब्बा का इतना वॉल्यूम है। समझ में आया? कॉइन का वॉल्यूम अलग है, डिब्बे का वॉल्यूम अलग है। लिक्विड डाल दें तो लिक्विड का वॉल्यूम अलग होगा थोड़ा सा, और डिब्बे का वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन गैस अगर उसमें डालेंगे किसी मशीन के जरिए वो पूरे में फैल जाएगा। तो गैसेस हैव द प्रेशर इक्वल टू दियर व्हाट, जो वॉल्यूम उनका होता है, सॉरी प्रेशर के वॉल्यूम उनका कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है जिसमें वो होती है। फ्लूइडिटी फैलना बहना वो सॉलिड में, गैस लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। सॉलिड में बहुत नेग्लिजिबल, सॉलिड में हम ये नहीं कहेंगे नहीं होती, ये बात समझ में, हम कहेंगे सॉलिड में जो फ्लूइडिटी होती है बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल। लिक्विड में ज्यादा होती है, आपने देखा होगा। लिक्विड में भी फ्लूइडिटी जो होती है वो देखिए काय पे डिपेंड करती है। एक पानी है वो जल्दी फैल जाएगा। अगर आप यहाँ पर मोबाइल ऑयल जो होता है कितना गाढ़ा होता है वो आप डाल दें एक कोने में और साइड में पानी डाल दें तो पानी जल्दी फैल जाएगा, लेकिन मोबाइल ऑयल भी जल्दी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होने से उसका जो मूव करने की जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो कम है, तो फ्लूइडिटी उसकी कम हो गई डेंसिटी बढ़ने से। जब वो पतला था तो ज्यादा फैल गया, जब वो गाढ़ा था तो वो इतना नहीं फैला। तो वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है जो हमारे इस वक्त उसमें नहीं है डिस्कशन, बाद में चल के आप देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम होती है, लिक्विड की थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है जिसको हम आसानी से नहीं पता लगा सकते। और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी आप देखते हो, बारह लेते हो, हाथ से दबाते हो, पूरा दब जाता है, दब जाता है नहीं दब जाता है। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। व्हाई? गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? आपने काइनेटिक होंडा का नाम सुना होगा। काइनेटिक वर्ड यूज होता है मूव करने वाले, जिसे मोशन जिसे बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल दे आर ऑलवेज इन मोशन, तो उनमें जो एनर्जी होती है जिसके वजह से मूव करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? काइनेटिक एनर्जी। और जितनी भी दुनिया में चीजें मैटर पाई जाती है हर एक में मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल। वो अलग बात है कि हमें उनका मोशन नजर नहीं आ रहा, टेबल का मोशन पार्टिकल्स का आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन है इसमें जितने भी। काइनेटिक का मतलब मोशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एनर्जी ड्यू टू विच एन पार्टिकल मूव, यानी जो किसी पार्टिकल को मूव करा रहा है वो एनर्जी जो होती है हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में एनर्जी का चैप्टर है ना, वहाँ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है, जिसमें दो फॉर्म आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है टेम्परेचर पे।
डायरेक्ट टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। यानी जो पार्टिकल्स है टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। टेम्परेचर घटाएंगे तो उनका जो मोशन है वो कम होता चले जाएगा, हल्का कम, जीरो नहीं होता ही आप देखिए, लेकिन वो कम होते चले जाएगा। ये बात समझ में आई? इसी वजह से जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या चीज बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब उनका मोशन बढ़ रहा है। अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन बढ़ रहा है। बात समझ में आई? बात ये नहीं है। और अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दिमाग में इस क्वेश्चन को ऊपर कि जब जो हाई टेम्परेचर जब होता है तो बहुत से सिलेंडर फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? कि जब वो जिस स्पीड से मॉलिक्यूल आके सिलेंडर की वॉल से टकराती है वो प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उस प्रेशर से वो फट जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और सॉलिड के केस में जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो काइनेटिक एनर्जी एक स्टेज में जो उनका अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेती है, यानी उस अट्रैक्शन के असर को खत्म कर देती है। ओवरकम करने का मतलब किसी चीज के असर को खत्म करना, ये याद रखिए अंग्रेजी का वर्ड है। तो जब एनर्जी हीट करना शुरू करा, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई, तो अब उनका वाइब्रेशन बढ़ रहा है, बीच में अट्रैक्शन भी है। अब वो मूव करने से वो अट्रैक्शन उसको ज्यादा मूव भी करने दे रहा। जब सॉलिड है तो अट्रैक्शन इतना है कि वो उसको ज्यादा अपनी जगह से ज्यादा आगे नहीं मूव, वो अपनी जगह पे मूव कर रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और एक स्टेज वो आएगी कि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से वो जो अट्रैक्शन था वो उनको रोक नहीं पाएगा, अट्रैक्शन उनको रोक नहीं पाएगा और अल्टीमेटली वो एक दूसरे से अलग होने लगी। क्योंकि एनर्जी का पार्टिकल्स की एनर्जी वो पार्टिकल को मूव कराना चाहती है। मूव करने से कौन रोक रहा था? अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन तो वही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो मूव करने की जो टेंडेंसी वो भी बढ़ेगी। एक स्टेज आएगी वो पार्टिकल एक दूसरे से क्या होने लगेगी? अलग होने लगेगी। When that stage comes उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। यानी कोई मुझे मेल्टिंग को एक्सप्लेन करो तो आप कहेंगे कि हीट द सॉलिड, the energy of the particles increase, kinetic energy of the particle increase, and that energy keeps on increasing till a stage comes that the energy becomes so much high that the particles overcome their motion, the particles motion overcome the attraction. Overcome का मतलब कि उसके जिसका वो ओवरकम कर रहा है उसके असर को खत्म करने में। तो पार्टिकल्स जो होते हैं दे मूव विद हाई काइनेटिक एनर्जी एंड देयर मोशन क्या करता है? एक क्या वर्ड यूज करा मैंने? ओवरकम अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और जब उसका असर खत्म हो गया तो अट्रैक्शन वो ओवरकम किसको हो गया? मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन को। जब मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम हो गया या खत्म हो गया और मॉलिक्यूल वो अट्रैक्शन रोक रहा था, और जब वो खत्म हो गया असर तो मॉलिक्यूल उठेंगे, फिर उठेंगे। अब बात समझ रहे नहीं समझ रहे? वो इधर उधर होने शुरू हो जाएंगे। सॉलिड के केस में जब ये स्टेज आती है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड में भी फिर अगर आप लिक्विड बन गया वहां भी आपने हीट करा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। अभी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं हुई, वो लिक्विड में तो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में टीचर नहीं है, आप कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, क्लास में बच्चे मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है कि आपको छुट्टी होगी। छुट्टी होगी तो फिर आप क्लास में नहीं रुकेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप बाहर निकलेंगे दरवाजे से। तो वो जो फोर्स है जो उनको बाहर निकलने से रोक रही है वो खत्म नहीं हुई, वो उनको उस वॉल्यूम से बाहर नहीं आने दे रही, उसी वॉल्यूम में वो आगे पीछे होते रहेंगे। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, लेकिन उनकी पोजीशन बदलती रहेगी। जब हीट करते रहेंगे काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जाएगी। फिर एक स्टेज आएगी कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको वो उसी वॉल्यूम में उनको रखे हुए थी और उनको उससे आगे नहीं जाने दे रही थी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगी। यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ओवरकम हो गई, यानी उसका असर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे वो पार्टिकल? वहीं बैठे रहेंगे, क्या होगा? वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगी। और जब ये स्टेज आती है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ना सॉलिड का तो होगी, गैस की बात, लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड में जब ये स्टेज आती है फिर वो गैस में बदलने लगती है। तो जब पहले वो मूव कर रहे थे अपने विद इन द गिवन वॉल्यूम, वहां उनको एनर्जी थी कि उस वॉल्यूम के बीच में अट्रैक्शन इतना था कि वो अट्रैक्शन उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा था, लेकिन उसी रेंज में वो मूव कर सकते थे। नतीजा था वॉल्यूम तो वही था लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन जब एनर्जी बढ़ती गई, हीट करते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई तो उनकी मोशन भी बढ़ता गया। एक स्टेज मोशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो अट्रैक्शन था जो उनको वहां रोके हुए था वो अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है और वो क्या होता है? बाहर निकलने लगते हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कि लिक्विड इज बॉइलिंग। लिक्विड इज ये बॉइलिंग वाली स्टेज है। इवेपोरेशन जो होता है उसमें वो अभी हम इवेपोरेशन का आएंगे, उसमें भी एनर्जी चाहिए, लेकिन बॉइलिंग के स्टेज में बल्क में होता है। इवेपोरेशन में थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो एनर्जी लेके बाहर निकलते हैं, वो अलग स्टेज है, वो मतलब वो कंडीशन अलग है। तो यहाँ जो स्टेज आती है बॉइलिंग बोलते हैं। वो टेम्परेचर जिसमें बल्क में मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में बदलने लगते हैं उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए। क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को? और वो टेम्परेचर जिससे लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में बदलता है, ये याद रखिएगा।